213 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। लगातार दोस्तों मैं आपकी तैयारी कराते जा रहा हूं ताकि दोस्तों आप होने वाले परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकें और इकोनॉमिक्स के पेपर में अच्छे नंबर ला सकें। इसलिए क्रम से दोस्तों हम तैयारी करते जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको 2 अंक की वाली अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कवर करा दिए हैं। ओके, और क्रम से दोस्तों आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको क्या है, प्लेलिस्ट पर जाना है। ओके, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइएगा और वहाँ दोस्तों आपको सबसे पहले आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी 12th इकोनॉमिक्स टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से आप वीडियो देखकर तैयारी कर सकते हैं। 2 अंक की वाले के जो प्रश्न उत्तर मैंने आपको 3 वीडियो बताए हैं, तीनों वीडियो देख लीजिए, 2 अंक की वाले प्रश्न उत्तर आपके कवर हो जाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंक की वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, उसका क्या पार्ट 1 रहने वाला है। तो परीक्षा में सफल होने के लिए आपको इच्छा शक्ति, उम्मीद और संघर्ष की आवश्यकता होती है। सबसे पहले दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की 3 विशेषताएं लिखिए। जितने क्वेश्चन बताऊंगा प्योर सिलेक्टेड रहने वाले हैं। ओके, और बहुत सारे इसमें जो क्वेश्चन है प्रीवियस रिव्यू में भी आ चुके हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषताएं और जिस तरीके से आपको अपना आपको सॉल्यूशन लिखना है बोर्ड परीक्षा में, उसी प्रकार से यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है। एक भी लाइन यहाँ ज़्यादा कम दी है, ना ही एक भी लाइन यहाँ ज़्यादा दी हुई है। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषता में पहला, बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता होते हैं। दूसरा, प्रत्येक फर्म एक रूप वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करती है, अर्थात एक फर्म के उत्पादन तथा किसी अन्य फर्म के उत्पाद में भेद नहीं किया जा सकता है, यानी एक रूपता होती है। ये सीधे याद रखिए, बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता होते हैं, वस्तु की एक रूपता पाई जाती है और फर्मों का बाजार में स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन होता है। बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है। लाभ अधिग्रहण की किसे कहते हैं, इसकी 3 शर्तें लिखिए। प्रीवियस में ये अभी तक आपका क्या है, बोर्ड एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, आपका आ सकता है तो पढ़ के आपको रखना है। लाभ अधिग्रहण की किसे कहते हैं, तो कुल प्राप्ति तथा कुल लागत के बीच अधिकतम अंतर को हम क्या है, लाभ अधिग्रहण कहते हैं। और लाभ अधिग्रहण की शर्तें पूछा जाता सबसे पहले, ये इंपॉर्टेंट है। लाभ अधिग्रहण की होने के लिए 3 शर्तें इस प्रकार से दी हुई हैं, तो इन्हें आपको तैयार कर लेना है। कीमत बराबर हो जाना सीमांत लागत, और इस प्रकार से दिया हुआ है कि जो आपका लाभ अधिग्रहण पर से सीमांत लागत का हासमान नहीं हो, इस प्रकार से दिया है। तीनों पॉइंट को आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जिस तरीके से लिखा है यहाँ मैंने, इसी तरीके से आपको है बोर्ड एग्जाम में लिखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, स्थापन्न वस्तुओं और पूरक वस्तु में अंतर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा आसान रहता है। पहले तो दोस्तों आप यही समझ लीजिए स्थापन वस्तु पूरक वस्तुएं क्या होती हैं। ये क्यों मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि आपका यहाँ से ऑब्जेक्ट आना 100% फिक्स है हर साल। ओके, हर साल आप पेपर उठाइएगा पिछली सालों के पेपर का, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। स्थापन वस्तु या पूरक वस्तु से संबंधित क्वेश्चन आपका बनता है। तो इसलिए अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से उस ऑब्जेक्ट को कर लेंगे, 1 नंबर तो आपके फिक्स हो ही जाएंगे। स्थापन वस्तु क्या है, स्थापन वस्तुओं को प्रतिस्थापन वस्तु भी कहते हैं कि यदि हमें क्या है, एक वस्तु नहीं मिल रही है तो हम दूसरे से काम चला लें, ये हमारी स्थापन वस्तुएं होती हैं। जैसे चाय और कॉफी का संबंध आपके स्थापन वस्तु है। ओके, जैसे आप क्या है डेली कॉफी पीते हैं, लेकिन आज आपको क्या है कॉफी नहीं मिल पा रही है और चाय मिल रही है, तो चाय से आप क्या है काम चला लेंगे। ओके, इस प्रकार से। और पूरक वस्तुओं में क्या है, एक जो वस्तु होती है वो दूसरे वस्तु की पर निर्भर होती है। जैसे कार और पेट्रोल का संबंध। ओके, जैसे कार है तो पेट्रोल नहीं उसे मिलेगा तो कार नहीं चलेगी, और कार नहीं है तो पेट्रोल का ही कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार से बैट बॉल का संबंध। ओके, अगर आपके पास बैट है बॉल नहीं है तो भी आप नहीं खेल पाएंगे, बॉल है बैट नहीं है तो भी नहीं आएगा मजा खेलने में। तो इस प्रकार पेन स्याही का संबंध। ओके, पेन में अगर आप क्या है स्याही नहीं है और तो कुछ मतलब नहीं है पेन के खोखे का। ओके, और आपके पास केवल रिफिल है। ओके, और ऊपर का जे खोखा नहीं है तो ये इसका भी कुछ मतलब नहीं है। यानी पेन और जो स्याही का संबंध है वो भी क्या है, पूरक वस्तु के अंतर्गत आएगा। समझ गए होंगे। ये आपके उदाहरण ही मैंने यहाँ आपके ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन बनते हैं। तो स्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका एक दूसरे के स्थान पर हम प्रयोग कर सकते हैं। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग एक साथ होता है। ओके, नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी प्रतिस्थापन वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। यदि जैसे मान लीजिए चाय की कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है और कॉफी सस्ती हो जाती है, चाय की कीमत बढ़ गई, कॉफी सस्ती हो जाती है, तो जो चाय पीने वाले लोग हैं वो क्या है कॉफी में शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ क्या है, जो कॉफी नहीं पीते थे वो भी क्या है कॉफी अब पीनेंगे, क्यों, क्योंकि वो सस्ती हो चुकी है। तो एक वस्तु की कीमत बढ़ने से जो उसकी प्रतिस्थापन वस्तु है दूसरी, उसकी मांग बढ़ जाती है। पूरक वस्तु में इसमें एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूरक वस्तु की जो मांग घट जाती है। जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ती जाए तो लोग क्या है कार खरीदना क्या है कम कर देंगे, इस प्रकार से। ओके, कार का उपयोग कम कर देंगे। तो ये होता है कि एक वस्तु की पूरक वस्तु में क्या होता है, एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो पूरक वस्तु की मांग घट जाती है। फिर स्थापन वस्तु में यदि किसी वस्तु की कीमत घटती जाती है तो उसी प्रतिस्थापन वस्तु की मांग भी घट जाती है। और पूरक वस्तु में इसमें एक वस्तु की कीमत घटने पर पूरक वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मांग के नियम की मान्यताओं का वर्णन कीजिए। क्योंकि मांग की जो नियम की मान्यताएं हैं ये एकदम फिक्स मतलब रहता है, तो इसे आप बना के नहीं लिख सकते। ओके, तो एकदम परफेक्ट आपको याद रखना है। मांग के नियम की मान्यताएं फिक्स है। पहला, उपभोक्ता की रुचि और पसंदगी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की आय स्थिर रहनी चाहिए तथा वस्तु की कोई स्थापन वस्तु नहीं होनी चाहिए। वस्तु विशेष कीमतों में भविष्य में घटते बढ़ने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके मांग के नियम की मान्यता तीनों बिल्कुल आपको एज इट इज जैसे दी हुई है ऐसे ही अब याद कर लेना है। यहाँ ज़्यादा आप बनावटी लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकते। परफेक्ट यही फिक्स आपकी रहने वाली है मांग के नियम की मान्यता, तो आपको यह तैयार कर लीजिएगा। ये हो जाता है हमारा कंप्लीट। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का आर्थिक संबंधों तथा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्या सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। इसमें हम इकाइयों का अध्ययन करते हैं। समष्टि में व्यापक यानी संपूर्णता की बात होती है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आर्थिक संबंधों और आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक व्यक्तिगत फर्म अथवा उद्योग में उत्पादन तथा कीमत के निर्धारण से संबंधित होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन तथा समान कीमत स्तर से निर्धारण से होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तित्व आर्थिक एजेंट की प्राकृतिक उल्लेख मिलता है, जब व्यष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की प्रकृति का उल्लेख होता है, जबकि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होती है इसमें व्यक्तित्व आर्थिक एजेंट की प्रकृति का उल्लेख होता है। फिर नेक्स्ट हमारा रहने वाला है क्वेश्चन, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। तो वह अर्थव्यवस्था जिसमें क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए से संबंधित निर्णय सरकार द्वारा नियुक्त किसी केंद्रीय अधिकारी द्वारा लिए जाते हैं। बाजार शक्तियां केवल सैद्धांतिक रूप से कार्य करती है और आर्थिक क्रिया केवल सामाजिक कल्याण के विचार द्वारा मार्गदर्शित होती है। ये आपका केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। विशेषताएं क्या है। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का पूरा नियंत्रण होता है और यह अर्थव्यवस्था राष्ट्र हित और समाज कल्याण के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो विशेषताएं तो आपकी सिंपल होने वाली है। जो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में क्या है, आर्थिक गतिविधियां होती है, सरकार पर नियंत्रण रहता है पूर्ण रूप से, और ये जो यह अर्थव्यवस्था है यह राष्ट्र हित और समाज कल्याण के सिद्धांत पर क्या कार्य करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी दो कमियां लिखिए। तो वह प्रणाली जिसमें वस्तु का लेन देन वस्तु से किया जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। सिंपल है, वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है कि वस्तु का लेन देन वस्तु से किया जाए वस्तु विनिमय प्रणाली। कठिनाइयां क्या थी, पहले आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग का अभाव। दोहरे सहयोग का अभाव है कि ओके, अगर आपको क्या है, जैसे मुझे आपसे चावल चाहिए और आपके पास चावल है तो आप मुझे चावल दे देंगे, लेकिन अब आप कहते हैं कि भैया मुझे क्या शक्कर दो, मैंने तो आपको चावल दी उसके बदले मुझे शक्कर दो, लेकिन मेरे पास तो शक्कर भी नहीं है, तो अब मैं उसे कैसे दूंगे। चावल तो मैंने ले लिए और उसे शक्कर चाहिए तो शक्कर मुझे दूंगा तो तब हिसाब बन पाएगा। अब मेरे पास तो ना शक्कर भी नहीं, वो कहते भैया गेहूं दे दो, गेहूं भी नहीं है मेरे पास। ओके, तो इस प्रकार से दोहरे जो सहयोग का अभाव होता है कि जो सामने वाले को चाहिए ओके उससे मिल गया, लेकिन जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल ही नहीं है। इस प्रकार से तो वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक है कि एक व्यक्ति की आवश्यकता की वस्तु दूसरे व्यक्ति के पास हो और जो वस्तु दूसरा व्यक्ति को चाहता है वह पहले के पास हो। तब तक आवश्यकताओं का इस प्रकार से दोहरा सहयोग नहीं होता था, वस्तु के लेन देन नहीं हो सकता था। फिर समान लेखा इकाई का भाव था। वस्तु प्रणाली में भिन्न भिन्न वस्तुओं का मूल्य जानने के लिए और तुलना करने के लिए कोई सर्वमान व्यापक मानक नहीं था। जैसे मैं आपसे कह दूं आप मुझे क्या है 1 किलो सोना दे दीजिए, मैं उसके बदले आपको 1 किलो चावल दे दूंगा, तो अब आपको ये पता ही नहीं है कि सोना बहुत ज्यादा महंगा है, चावल की उसकी इतनी कीमत नहीं है अभी। क्योंकि इस प्रकार से तो एक क्या है दो वस्तुओं का क्या मूल्य होगा उस पर क्या है उसको नहीं वो पता नहीं था। ओके, तो भिन्न भिन्न वस्तुओं का मूल्य जानने के लिए और तुलना करने के लिए कोई सर्वमान मापक नहीं था। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति गेहूं लेना चाहता है तो उसे गेहूं का मूल्य कपड़े के रूप में यानी 1 किलो गेहूं 1 मीटर कपड़ा, दूध के रूप में देखें तो 1 किलो गेहूं 2 लीटर दूध आदि बाजार में उपलब्ध हर वस्तु के रूप में पता होना चाहिए था। यह क्या अत्यंत कठिन कार्य था। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मुद्रा के किन्हीं 3 कार्यों को लिखिए। मुद्रा किस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियों को दूर करती है। तो मुद्रा के पहले आपको 3 कार्य बताने हैं। ओके, तो विनिमय का ये माध्यम है, दूसरा मुद्रा मूल्य की मापक, तीसरा है मूल्य का हस्तांतरण। ये आपके मुद्रा के कार्य। तो विनिमय का माध्यम किस प्रकार से, यह मुद्रा का सर्वमान और सर्व महत्वपूर्ण कार्य है। मुद्रा के इस कार्य के क्रय और विक्रय की इस क्रिया को एक दूसरे से भिन्न कर दिया गया है। आज के समय में सभी अर्थव्यवस्थाएं मौद्रिक अर्थव्यवस्था है। मुद्रा के इसी कार्य के कारण मुद्रा को सर्वमानकृत शक्ति कहा जाता है। तो मूल्य, इसमें मुद्रा मूल्य का मापन का भी कार्य करती है और मूल्य हस्तांतरण भी होता है। तो अच्छे से दोस्तों आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में 3 संबंध। प्रीवियस में आ चुका है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता घटती जाती है परंतु धनात्मक रहती है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। अनादिमानी मानचित्र किसे कहते हैं, चित्र द्वारा आपको समझाना है। तो अनधिमान मानचित्र देख लेते हैं क्या है। तो उन विभिन्न अनधिमान वक्रों को प्रदर्शित करने वाला चित्र है होता है जो उच्च अनधिमान वक्र पर बंडल नीचे अनधिमान वक्र पर बंडलों की अपेक्षा पसंद की जाती है। और ये क्या है, आपको डायग्राम अच्छे से क्या है तैयार करके रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मांग का नियम क्या है, रेखाचित्र की सहायता से समझाइए। तो मांग का नियम क्या है, देखिए जितने मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ और उनके उत्तर दे रहा हूँ, उत्तर उसी हिसाब से दिए जिस हिसाब से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाने की आवश्यकता है, जैसे मैं बता रहा हूँ सॉल्यूशन इसी तरीके से एग्जाम में लिखना है। और बिल्कुल मैंने शॉर्ट टाइप, ओके, हर आंसर को भी मैंने शॉर्ट टाइप दिया है, बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं दिया है। इसलिए मैं अलग से ये स्पेशल ये चैप्टर वाइज चैप्टर अलग से है ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, फिर भी मैं आपकी एग्जाम के लिए दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट रहते हैं उनका इस प्रकार से सॉल्यूशन तैयार करता हूँ और शॉर्ट में तैयार करता हूँ जिस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना चाहिए। और आपका ऐसा उत्तर लिखे सभी प्रश्नों का कि 3 घंटे में आसानी से आप सभी प्रश्न अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो मांग का नियम क्या होता है, तो मांग का नियम क्या है, मांग एवं विपरीत के संबंध को व्यक्त करता है। मांग के नियम अनुसार कीमत तथा मांग में क्या है, विपरीत संबंध होता है। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है और किसी वस्तु की कीमत अगर घटती है तो मांग क्या है, बढ़ जाती है। सिंपल है मांग का नियम, वो 2 लाइन में बताया जा रहा है। फिर आपको रेखा चित्र की सहायता से बताना है, तो ये रेखा चित्र बनाया गया है और फिर उसके अब रेखा चित्र को थोड़ा समझाना ही पड़ेगा, तो 1-2 लाइन में उसे समझाया भी गया है। तो आपको क्या है, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। मांग का नियम तो देखिए मुझे मेरे अनुसार जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है विद्यार्थी सबको क्या है मांग का नियम पता होगा। मांग का नियम मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है। कीमत बढ़ने से मांग घटती है और ओके, कीमत बढ़ने से मांग घटती है और कीमत घटने से मांग बढ़ती है, ये मांग का नियम है। रेखा चित्र बस आपको प्रैक्टिस करना है, तो इसे कर लीजिएगा, डायग्राम बना लीजिएगा और 2-3 लाइन इसको भी आपको इसमें समझाने के लिए 2-3 लाइनें हम बताई जा रही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समान तथा निम्न स्तरीय वस्तु किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो समान वस्तु क्या है, उपभोक्ता की आय बढ़ने पर जिस वस्तु की मांग बढ़ती है तथा उपभोक्ता की आय घटने पर जिस वस्तु की मांग घटती है उसे हम क्या समान वस्तु कहते हैं। जैसे कि चावल, गेहूं, ये क्या है, समान वस्तु है। निम्न स्तरीय वस्तु क्या होती है, उपभोक्ता की आय बढ़ने पर जिस वस्तु की मांग कम कर देता है। जैसे निम्न स्तरीय वस्तु यानी लो क्वालिटी वस्तु, जैसे आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो आप लो क्वालिटी वाला सामान यूज नहीं करेंगे, आप अच्छी ब्रांडेड सामान यूज करेंगे। लेकिन आपके पास पैसा का नहीं है तो आप कहेंगे भैया हाँ लो क्वालिटी वाला दे दो, ये पैसे नहीं है मेरे पास, ओके, यूज तो करना ही सामान, तो इस प्रकार से तो आप लो क्वालिटी का बाजार से लेकर भी चले जाएंगे क्योंकि आपके पास कम पैसे में आपको वस्तु चाहिए, ओके, इस प्रकार से। तो उपभोक्ता की आय बढ़ने पर जिन वस्तु की मांग कम होती है तथा उपभोक्ता की आय कम होने पर जिन वस्तु की मांग बढ़ती है वो निम्न स्तरीय वस्तु कहलाती है। जैसे ज्वार, बाजरा, साप्ताहिक बाजार में बिकने वाला माल, जैसे आप समझ लीजिए शुद्ध घी और डालडा, ओके। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो आप क्या है, जो पुड़ियां भी घर में बनेगी वो शुद्ध घी की बनेगी, और पैसा नहीं है तो ये डालडा से काम चला रहे हैं, ओके, इस प्रकार से। नेक्स्ट है पूर्ति की कीमत लोच किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। तो पूर्ति की कीमत लोच हमें बताती है कि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर वस्तु की पूर्ति में किस दर में परिवर्तन होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 अंक वाले प्रश्नों में जब बता रहा था उसमें भी कवर किया था। इस प्रकार कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप जिस दर से वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन होता है उसे पूर्ति की कीमत लोच कहते हैं। पूर्ति कीमत लोच बराबर होता है पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो तैयार कर लीजिएगा। आगे आपका फॉर्मूला दिया है तो उसे भी आपको तैयार करके रखिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप क्या है प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, ओके, इसके साथ ही ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो मैं आपको 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की महत्वप्रश्न बता रहा हूँ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता रहा हूँ, उसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन के साथ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप क्या है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के कोर्स को आपको ज्वाइन करना है। प्ले स्टोर से अनुराग सारी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से दोस्तों आपको क्या है इकोनॉमिक्स कोर्स लीजिएगा। इकोनॉमिक्स कोर्स जब दोस्तों आप ले तो आपको क्या है कूपन कोड में इकोनॉमिक्स 80 कूपन कोड अप्लाई करिएगा सीधे दोस्तों। वैसे भी ऑलरेडी फीस बहुत ज्यादा कम है और उसमें भी दोस्तों आपको क्या है जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे 100 रुपए का दोस्तों आपको यहाँ डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो 100 रुपए और कम हो जाएंगे, मतलब फीस आपकी नाम मात्र हो जाएगी, क्योंकि केवल हमारे पास अब 1 ही दिन का समय है तैयारी के लिए, 1 ही दिन का समय है, ओके। और बहुत सारे विद्यार्थी और लेट वीडियो भी समय ना हो, ओके, बहुत मतलब 4-5 ही घंटे पढ़ने के लिए, फिर भी इस स्थिति में आपको क्या है पूरा मटेरियल चाहिए है, ओके। वीडियो तो बहुत लंबी हो जाती है तो वीडियो देखने में आपको क्या काफी समय लग जाएगा, ओके। तो पीडीएफ होगा तो आप क्या है सुपर फास्ट रिवीजन कर पाएंगे, तो आप क्या है कोर्स लेकर जरूर रख लीजिएगा, ओके। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी फर्म के पूर्ति वक्र को निर्धारित करने वाले किन्हीं तत्वों का वर्णन कीजिए। किसी फर्म की पूर्ति वक्र को आपको क्या है निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन तैयार करें तो सबसे पहले उसकी आपको हेडिंग याद अच्छे से होनी चाहिए, फिर आपको अंदर की थ्योरी समझना है। तो तकनीकी प्रगति,
आगतों की कीमतों में वृद्धि, उत्पादन के साधनों की कीमत में वृद्धि। तो ये आपके किसी फर्म में पूर्ति वक्र को निर्धारित करने वाले तत्व, तो इन्हें अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। तकनीकी प्रगति, आगतों की कीमतों में वृद्धि और उत्पादन के साधनों की कीमतों में वृद्धि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुद्रा गुणन क्या है? मुद्रा गुणन का मूल्य क्या निर्धारित करता है? तो मुद्रा गुणन क्या है? मुद्रा गुणन से आशय मूल्य जमा राशि तथा व्युत्पन्न जमा राशियों के कुल मात्रा के बीच पाए जाने वाले अनुपात से है। निम्न सूत्र द्वारा से ज्ञात किया जाता है। साग गुणन बराबर होता है आपका व्युत्पन्न जमा राशियों का कुल संख्या बटे प्रारंभिक जमा राशि। फिर साग गुणन को इस प्रकार से हम ज्ञात किया जा सकता है कि साग गुणन बराबर होता है 1 बटे नगद कोष का अनुपात। फिर बाकी आपका ये इसे समझाया भी जा रहा है, ओके, कि गुणन का मूल्य क्या क्या निर्धारित करता है, तो इसे भी आपको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सव्यवहार के लिए मुद्रा की मांग क्या है? किसी निर्धारित समय अवधि में समव्यवहार मूल्य में से यह किस प्रकार से संबंधित होता है? तो इसका भी आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है कि मुद्रा की मांग जब समव्यवहार को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है तो इसे क्या है? समव्यवहार के लिए मुद्रा की मांग कहा जाता है। सौदे की मांग इसलिए होती है क्योंकि मुद्रा की प्राप्ति और उसके व्यय समय अंतर में होता है। फिर व्यक्ति के फर्म कितनी मात्रा में नकदी का संचय करना चाहे, यह सौदे की कुल मात्रा पर निर्भर करता है। अर्थव्यवस्था में कुल सौदे की मात्रा राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है। इसके बाद दोस्तों उसका पूरा सूत्र दिया हुआ है, ओके, इस सूत्र को आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये पूरा आगे सॉल्यूशन दिया हुआ है, कम इंपॉर्टेंट है लेकिन इस क्वेश्चन को भी आपको एक बार देखकर जरूर रखिएगा, तो अच्छे से आपको इसे तैयार कर लीजिएगा। इस प्रकार दोस्तों हमने कहा 3 अंकी वाले महादोष कवर कर लिए हैं। अब बस इतने ही, अभी 3 नंबर वाले नहीं है, अभी एक और वीडियो आएगी उसमें कुछ और अभी आपके 3 नंबर वाले प्रश्न रह गए हैं, उन्हें दोस्तों और हमें अभी कवर करना है, ओके, तो उनको भी आपको देख लीजिए। उस वीडियो को भी क्रम से जो वीडियो आपकी आती जाएगी, आपको अगर ढूंढने में दिक्कत हो क्योंकि साथ साथ फिजिक्स की वीडियो आ रही है तो आप प्ले लिस्ट पर जाइएगा, ओके, 12th इकोनॉमिक्स टॉपर सीरीज वाली जो प्ले लिस्ट है वहां से जाकर आप क्रम से वीडियो देखकर तैयारी करते जाइएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।